नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी जो सीटेट की प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हम आज 16/1/2022 को जो सीटेट का हिंदी का सेक्शन पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे। तो हिंदी के सेक्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो गद्यांश दिया गया है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। सीटेट में क्या होता है कि गद्यांश से हूबहू प्रश्न नहीं होते हैं और लगभग में 10 नंबर के प्रश्न पहले ही गद्यांश से होते हैं। तब आप क्या करेंगे कि पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर गद्यांश में ढूंढेंगे, फिर दूसरे प्रश्न को। इसमें बहुत अधिक समय लग सकता है, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश को एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, जिससे आप समझ जाएंगे कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं और इसका अर्थ क्या है। उसके बाद अब आप जब प्रश्नों को देखेंगे तो अपने आप फटाफट टिक लगाते हुए चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, देखते हैं गद्यांश में क्या कहा गया है। मेरे दिमाग में बात आई कि प्रेमचंद्र के जमाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे और प्रेमचंद्र ने कभी भी आचार्य शुक्ल की तरफ नहीं देखा, उनकी जरूरत महसूस नहीं की। फणीश्वरनाथ रेणु के जमाने में हिंदी के सबसे बड़े आलोचक नामवर सिंह जी थे। अब आप यहाँ देखेंगे कि हिंदी का सबसे बड़े आलोचक का नाम क्या दिया गया है, नामवर सिंह जी दिया गया है। रेणु ने उनकी तरफ नहीं देखा। मुझे अपने लिए एक दूसरे आलोचक की तलाश करनी चाहिए जिसे हम सामान्य पाठक कहते हैं। तो सामान्य पाठक की संज्ञा किसको दी गई है, आलोचक की। ऐसा मुझे लगा, जिसे आम पाठक कहते हैं, कॉमन रीडर या सामान्य पाठक कहते हैं, और जो लेखक उनकी स्मृतियों में और जुबान पर रह जाता है। कोई भी आलोचक उसे अनदेखा करने के लिए मजबूर होता है, तो मैंने उसे सामान्य पाठक को अपना आलोचक समझा। बाद के दिनों में जो कुछ भी लिखा, मैंने देखा कि उस आम पाठक की दिलचस्पी उसमें हो रही है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो ढेर सारे लोग लिख रहे थे, हमारे साथ के, दिल्ली के लोग, चंडीगढ़ के लोग, इलाहाबाद के कथाकार लेखक, जालंधर के कथाकार, पटना और कलकत्ता में भी थे। लेकिन ज़्यादातर लोगों की नज़र दिल्ली और इलाहाबाद के उन लेखकों पर रहती थी जो आधुनिक लेखक कहे जाते थे। तो आधुनिक लेखक कौन से लेखक कहे जाते थे, जो दिल्ली और इलाहाबाद में के लेखक थे, उनको क्या कहा जाता था, आधुनिक लेखक कहा जाता था। मेरी भी कोशिश वैसी ही थी कि आधुनिक हो सकूं, और आधुनिक लेखन वह था जो परंपरा से विद्रोह करके किया जा रहा था। आधुनिक लेखन कौन सा था, जो परंपरा से विद्रोह करके लिखा जा रहा था। आपको ये हाईलाइट देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते चलेंगे, मान के चलिए यही से प्रश्न आपके फंस जाएंगे। परंपरा को नकार कर किया जा रहा था। हम ऐसा नहीं सोच रहे थे, कहीं न कहीं मेरे भीतर लोक परंपरा कहिए या प्रेमचंद्र की परंपरा हुआ थी, लेकिन मैं वैसा दिखना चाह रहा था जैसा वे कह रहे थे। अब हम प्रश्नों को करेंगे और आप देखेंगे कि कितने जल्दी हम प्रश्नों को करते हुए निकलेंगे। इनमें से सबसे बड़े आलोचक कौन है, तो मैंने बताया था नामवर सिंह जी। किसको बताया था भैया, नामवर सिंह जी को। तो सही आंसर डी हो जाएगा। लेखन ने सामान्य पाठक की संज्ञा किसको दी है, तो आलोचक को दी है, मैंने बताया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। उस जमाने में लेखकों की नज़र इलाहाबाद या दिल्ली के लेखकों पर रहती थी, क्योंकि वे आधुनिक लेखक कहे जाते थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए 3 प्रश्न हो गए और हमें ऊपर जाकर के गद्यांश में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारा क्या होगा, इससे समय बच जाएगा। चलिए अगले गद्यांश देखते हैं, अगले प्रश्न को। आधुनिक लेखक की पहचान क्या है, तो आधुनिक लेखक की पहचान बताई थी ना, परंपराओं का विरोध। तो ए आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न भी हमने कर लिया और हमने गद्यांश को नहीं पढ़ा। लेखक ने अनुच्छेद में स्वयं के किस द्वंद्व की ओर संकेत किया है, तो लोक परंपरा और आधुनिक लेखन के बीच जो द्वंद्व है उसका संकेत किया है। बी आंसर इसमें भी सही हो जाएगा। किस शब्द के लिए आधुनिक विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता है, तो इसमें जो आप देखेंगे किसका प्रयोग नहीं हो सकता है, आधुनिक विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता, तो लोक परंपरा के लिए नहीं हो सकता। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं को आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। चंडीगढ़ ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, तो देखो लिखना, पढ़ना, देखना, ये तो सही है, लेकिन दिखना ये अलग हो जाएगा, तो बी आंसर सही हो जाएगा।
अगला गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे कि हमने सिर्फ एक बार गद्यांश को पढ़ा और सारे प्रश्नों को कर लिया। हो सकता है कि एक दो प्रश्नों में एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज हो, तो उसके लिए आप गद्यांश को देखेंगे और उस प्रश्न के लिए गद्यांश को फिर से पढ़ लेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट प्रश्न आप एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ने के बाद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस गद्यांश को। ये गद्यांश क्या कह रहा है? पूरे विश्व के लाखों लोग पिछले कई वर्षों में इसी प्रयास में संलग्न है कि सीखना सदा जारी रहे और सीखने के इस इल्म के साथ सारा समाज सजग और सबल समाज के रूप में विकसित हो सके। सीखने की निरंतरता और सीखने की सहजता के रिश्ते को परिभाषित करना इस प्रयास की पहली शर्त थी, मगर हम ऐसा नहीं कर सके। पहली आवश्यकता तो यही थी कि सीखने के हर प्रयास को प्रतिष्ठित किया जाता, उसे मान दिया जाता, सम्मान दिया जाता और फिर जो भी सीखने की ओर प्रवृत्त होता उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता। सीखने के सारे रास्ते खोल दिए जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमने सीखने के इल्म को न तो प्रतिष्ठित किया और न ही हमने सीखने को स्वधर्म माना। इसके विपरीत हमने सिखाने के बड़े इंतजाम किए और इन इंतजामों में सिखाने की साधन प्रबल हो गए और सीखने वाला गौड़ हो गया। सीखने वाला न केवल गौड़ हुआ बल्कि साधनों के अंबार में दब गया, बहुत पीछे छूट गया। यह क्या हुआ इसका किसी को पता भी नहीं चला। वास्तविकता कुछ और भी है। भारतीय समाज की ओर जब आस्थावान दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि हर आदमी अपनी आवश्यकता के अनुरूप कुछ सीख लेने कर लेने के प्रयास में निरंतर जुटा हुआ है। यह उसके अस्तित्व का सवाल भी है और रोजी रोटी का सवाल भी है। जितने और जैसे कौशल का विकास हमारे समाज में सहज रूप से होता रहा है, वैसे कौशल का निर्माण संभवतः औपचारिक शिक्षा संस्थाओं के बुते की बात नहीं थी। आपने गद्यांश को पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारे? भारतीय समाज में सीखने का संबंध किससे है? तो जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से, अध्ययन से जुड़ी आवश्यकताओं से, स्वयं और दूसरों की अस्मिता, अस्तित्व और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए जिसे जैसा मिला उसने वैसा सीख लिया। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। लेखक के अनुसार सीखने के संदर्भ में कौन सी बात उचित नहीं है? नहीं को हाईलाइट कर लीजिए और उसके बाद देख लेते हैं। सीखने की निरंतरता, सीखने के साधनों को महत्व देना। तो उसका कहने का मतलब यही है कि सीखने के साधनों को महत्व नहीं देना चाहिए ज़्यादा, जो सीख रहा है उसको महत्व देना चाहिए। तो बी आंसर सही हो जाएगा। निगेटिव भी पूछा था। लेखक ने किसकी सीमाओं का उल्लेख किया है? तो लेखक ने औपचारिक शिक्षा की सीमाओं का उल्लेख किया है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख और किसको गौड़ माना है? तो आप सभी लोग जानते हैं सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने वाला है उसको क्या माना है? प्रमुख। और साधन को क्या माना है? गौड़ माना है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, सी आंसर सही हो जाएगा। सीखने वाला, सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला प्रमुख और साधन गौड़ है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अनुच्छेद में और के महत्व का उल्लेख किया गया है। तो किसके महत्व का उल्लेख किया गया है? सीखना और सीखने वाले के महत्व का उल्लेख किया गया है। किसका? सीखना और सीखने वाला। बी आंसर सही हो जाएगा। संस्थाओं के बुते की बात नहीं थी। वाक्य में बुते शब्द का क्या अर्थ है? तो बुते का लोग कहते हैं, हम लोग भी अपनी दैनिक बोलचाल में कहते हैं तुम्हारे बुते की बात नहीं, अर्थात तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम्हारे सामर्थ्य की बात नहीं है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। सामर्थ्य की बात कर रहा है। अगले प्रश्न को देखेंगे। कौन सा शब्द समूह विशेषण का शब्द समूह है? तो चलिए देखते हैं भाई विशेषणों का शब्द समूह कौन सा है। तो सजग, सबल और आस्थावान पहला ही सही हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा। नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न को पोषित करता है। तो ये किसको करता है? बहुभाषिकता को पोषित करता है। बी आंसर सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हो जहां बहुत शोर हो? उस जगह के बारे में लिखो। यह प्रश्न कैसा प्रश्न है? चलिए देखते हैं। रोचक और जटिल नहीं, बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता नहीं, बच्चों पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है। एकदम सही हो जाएगा सी आंसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? नहीं को आप हाईलाइट कर लेंगे। तो क्या उद्देश्य नहीं होगा इसका? चलिए देखते हैं। निगेटिव पूछा है, आपको निगेटिव करना है। पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना, एकदम सही हो जाएगा। मुख्य विचारों को ढूंढने के लिए पढ़ना, ये भी सही हो जाएगा। विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों का अर्थ जानना, ये भी सही है। व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना, एक तो परिभाषाएं और दूसरा कंठस्थ करना, दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएंगे और यही सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते समय किस बिंदु पर सर्वाधिक बल आप देंगे? पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं किसकी? भाषा की। तो चलिए देखते हैं। भाषा की सरलता, प्रसिद्ध साहित्यकार, पाठों की संख्या, बल्कि भाषा की रंगतें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कहानी पढ़ते समय एक शिक्षक रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देंगे? ये आपके लिए है भाई, बताइए। तेज गति पर, भावानुसार पठन पर। सही बात है, ऐसे पाठ को पढ़ना है कि भाव उसका ध्यान को, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, कह रहे थे उसका भावार्थ तो समझते हुए पढ़ना है हमें। कैसे समझना है कि उसको जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसका अर्थ समझते हुए पढ़ें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? एकमात्र उद्देश्य। तो देखिए, एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता, ये निगेटिव हो जाएगा। एकमात्र वर्ड भी क्या है? निगेटिव है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, बिल्कुल सही बात है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? तो लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होते हैं? आपके विचार होते हैं। देखिए कहीं दिया है बी में, सी में दिया है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है? चलिए देखते हैं। बातचीत। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। सीटेट में हिंदी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सीडीपी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ईबीएस और मैथ, ये चार आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। संस्कृत या इंग्लिश आप जो भी ले रहे हैं वो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? कि संस्कृत में कहीं से कुछ भी पूछ लेगा और वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप क्या करिए, इन चार सब्जेक्टों में मान के चलिए कि 30 में से आपको 28 सही करते हुए चलना है। इस आधार पे अगर आप चलेंगे तो 112 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। और भी मान लीजिए कि 2-3 गलती से इधर उधर निकल गए, फिर भी आप 100 प्लस में निकल जाएंगे। फिर आप संस्कृत या इंग्लिश जो भी हो उससे 10 से 15 नंबर भी लाएंगे तो आप 120 को बहुत आसानी से टच कर लेंगे। आपको करना क्या है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ही किसी चैनल पर पढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो किससे सीखते हैं? वाइगोस्की का सामाजिक अंतःक्रिया, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक उचित है? चलिए देखते हैं। बच्चों में करना क्या है? कल्पनाशील कि वो कितना सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं दिमाग से, और सृजनात्मकता का विकास। स्वतंत्रता दिवस, जब बिजली चली गई हो, गणतंत्र दिवस या बाल दिवस। इसमें सही आंसर हो जाएगा जब बिजली चली गई हो। फिर वो कल्पना करके आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो बहुत सारी कल्पनाएं बनेगी और सृजनात्मक बच्चे और अधिक उसके बारे में बता सकेंगे। सही आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को किस उसी संदर्भ में स्पष्ट करना क्या कहलाता है? व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना क्या कहलाता है? संदर्भ
व्याकरण, डी आंसर सही हो जाएगा। पाठ के संदर्भ में ही, जब पाठ के संदर्भ में व्याकरणिक नियम आएंगे और आपको उसी को सहज रूप से आगे पढ़ाते हुए स्पष्ट करते हुए चलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, संदर्भ व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस ईयर पूरा आपको चैनल पर मिलेगा आपके एग्जाम से पहले। और आपको करना क्या है, किसी भी प्रश्न का मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपको वीडियो को रोक करके अपने दिमाग में प्रश्न का ऑप्शन सोच लेना है। जैसे 3 प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, आप वीडियो रोक लीजिए, तीनों प्रश्नों को पढ़िए, उनके ऑप्शन अपने दिमाग में टिक कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा सही कौन सा है गलत कौन सा है, वहां से आप अपने आप का मॉक टेस्ट कह सकते हैं, आपका डेली एक मॉक टेस्ट होता रहेगा। विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो क्या भैया है, चलिए देखते हैं। पोर्टफोलियो, परीक्षा, जांच सूची, आकलन, डी आंसर सही हो जाएगा। किसका महत्वपूर्ण अंग है, आकलन का। लिखने में कठिनाई होना किससे संबंधित है, तो ये डिसग्राफिया से है। ग्राफ, पैराग्राफ लिखते हैं ना आप, तो डिसग्राफिया को कैसे याद करेंगे, डिसग्राफिया ग्राफ लिखने से, अर्थात लिखने में कठिनाई से संबंधित है। अंतिम प्रश्न को देखेंगे आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। भाषा शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, आकलन की जटिलता, भाषा समृद्ध परिवार, सही आंसर हो जाएगा डी। भाषा समृद्ध परिवार, जैसे आप हिंदी भाषी परिवार से हैं तो आप अपने आप ही हिंदी बोलने लग जाएंगे, आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंग्लिश भाषी परिवार से हैं जहाँ पे अंग्रेजी की अधिकता है तो आप अपने आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। डेली शाम को 6 बजे बने रहिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ। जय हिंद, जय भारत।